एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय मुख्य परिसर व संबंधित महाविद्यालयों में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए चतुर्थ सेमेस्टर का व अनिवार्य प्रश्न पत्र सत्र 2025-26 9 जून को द्वितीय पाली में संपन्न हो चुका है। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल एंड कम्युनिकेशन, इसके उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की पर प्रकाश डालेंगे इस वीडियो में। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। एक एक करके एक एक प्रश्नों को डिटेल में जानेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? तो वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि शाब्दिक संचार या मौखिक संचार जिसको कह सकते हैं, जिसमें विचार को व्यक्त करने के लिए शब्दों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्पोकन वर्ड्स आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल वह है जिसमें गैर मौखिक संचार, जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा, कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? तो कम्युनिकेशन का मतलब है एक्सचेंज द आइडियाज़, विचारों का आदान प्रदान। अगला प्रश्न है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो कि अंतराव्यक्तिक संचार जिसको कहते हैं, जिसमें स्वयं से व्यक्ति स्वयं से बात करता है या आत्ममंथन करता है, और जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बात होती है या दो लोगों के बीच में बात होती है, उसको हम इंटरपर्सनल कहते हैं। इसके बारे में पूरा हमने डिटेल से बताया। तो जितना हमने पढ़ाया था व्याकरण को छोड़कर, लगभग जितना व्याकरण को छोड़कर पढ़ाया था, सभी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जितना हमने पढ़ाया था वह आया है कि नहीं, ग्रामर को छोड़कर, क्योंकि ग्रामर हमने पढ़ाया नहीं था अलग से, तो ग्रामर के लिए नहीं कह सकते हैं। अगला प्रश्न है ग्रुप कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, समूह संचार क्या है? तो समूह संचार है कि जिसमें दो या दो से अधिक लोग रहते हैं, तो उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन कह सकते हैं। अगला प्रश्न है बैरियर इन कम्युनिकेशन मीन्स, यानी कि रुकावट। ठीक है, तो रुकावट इसमें क्या है? तो रुकावट जिसको हम कहते हैं ऑब्स्टेकल। ठीक है, ऑब्स्टेकल यानी कि जो संचार में बाधा होती है, वह रुकावट होती है, वह यहाँ पर यह रोकती है। तो अगला है नॉइस इज़ अ टाइप ऑफ, तो यानी कि रुकावट बैरियर है ना, नॉइस मीन्स शोरगुल। तो शोरगुल संचार प्रक्रिया में एक भौतिक या मनोवैज्ञानिक क्या है? बाधा है। ठीक है, जो संदेश को प्रभावित कर सकती है। अगला प्रश्न है फीडबैक मीन्स, फीडबैक क्या होता है? तो फीडबैक आपका प्रतिक्रिया क्या है? संचार का अंतिम चरण है। जब आप कुछ भेजते हैं तो उधर से व्यक्ति कुछ रिस्पांस करता है, फीडबैक देता है, चाहे भेजते हैं या कोई बात करते हैं। ठीक है, तो संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति से प्रतिक्रिया या उत्तर प्राप्त होना, उस पर उसको ही रिसीविंग रिस्पांस कहते हैं। इसका हम पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ था, एक एक टॉपिक जितना पढ़ाया था सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ग्रामर को छोड़कर। डायलॉग इन्वॉल्व्स, ग्रामर का भी मैराथन कराया था, उसमें भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ग्रामर क्योंकि प्रश्न कहीं से भी ग्रामर में आ सकते हैं, सिंपल से प्रश्न आए हैं, आप इंटर हाई स्कूल लेवल पर अच्छे से पढ़े हैं तो उसमें भी आसानी से कर सकेंगे। और यह प्रश्न पत्र ऐसा है कि आप आसानी से 70 या 70 से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। डायलॉग इन्वॉल्व्स, तो डायलॉग क्या है? तो जो दो व्यक्तियों के बीच में होता है। ठीक है, दो पक्षों के बीच में होता है। अगला प्रश्न है ग्रुप डिस्कशन इज यूजफुल फॉर, तो शेयरिंग आइडियाज़। ठीक है, समूह चर्चा में किसी विषय या विभिन्न दृष्टिकोण या विचार को आपस में क्या किया जाता है? साझा किया जाता है। ठीक है, तो शेयरिंग आइडियाज़। अगला प्रश्न है मोनोलॉग मीन्स, मोनोलॉग यानी कि एकालाप, जिसमें एक वक्ता ही लगातार
बोलता है, ठीक है, तो इसको हम मोनोलॉग कहते हैं। इंटरव्यू क्या है, तो इंटरव्यू क्या है, फॉर्मल कन्वर्सेशन है, जो कि एक औपचारिक बातचीत है जहां एक निश्चित उद्देश्य के साथ सवाल जवाब किए जाते हैं। अगला प्रश्न है पब्लिक स्पीच इज, तो पब्लिक स्पीच क्या है, स्पीकिंग टू ऑडियंस। सार्वजनिक भाषण का अर्थ होता है किसी मंच से एक बड़े जनसमूह या श्रोताओं के सामने खड़े होकर अपनी बात को रखना या विचार प्रकट करना। अगला प्रश्न है क्लोज रीडिंग मीन्स, तो आपको बताया था कि आप वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तो वही है क्लोज रीडिंग। केयरफुल रीडिंग, गहन अध्ययन, ठीक है, या बारीकी से अध्ययन। जब आप कमेंट करके बताते हैं कि सर फला प्रश्न आपने गलत बोल दिया या गलत आंसर बता दिया, तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत गहनता से उसका अध्ययन कर रहे हैं, गहनता से पढ़ रहे हैं, तो वही है क्लोज रीडिंग। बताया भी था हमने। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, ताकि इससे क्लियर होता है कि आप वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। भले आपको लगे कि हम कमियां निकाल रहे हैं, तो कमी हर व्यक्ति के में होती है, चाहे आप हों, चाहे हम हों, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पूर्ण नहीं है, कमी हर व्यक्ति के अंदर है। अगला है पैराफ्रेजिंग मीन्स, पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या है, व्याख्या करना, ठीक है, अपने शब्दों में, तो रीराइटिंग इन ओन वर्ड्स। अगला प्रश्न है ट्रांसलेशन मीन्स, तो ट्रांसलेशन का क्या मतलब है, अनुवाद, ठीक है, कन्वर्टिंग लैंग्वेज। बहुत सिंपल से प्रश्न आए हैं। रिपोर्ट राइटिंग इज, तो रिपोर्ट राइटिंग क्या है, रिपोर्ट राइटिंग आपका फॉर्मल राइटिंग होता है, जो कि औपचारिक लेखन होता है, जो घटना पर या जांच या कार्य का संक्षिप्त और तथ्यात्मक विवरण आधिकारिक तौर पर जब प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको हम फॉर्मल राइटिंग कहते हैं। अगला है लेटर राइटिंग इंक्लूड्स, तो लेटर राइटिंग जो होता है वह दोनों में होता है, फॉर्मल में भी होता है और इनफॉर्मल में भी होता है, यानी कि औपचारिक या अनौपचारिक दोनों होता है। औपचारिक जो होता है वो कार्यालय या व्यवसाय के लिए लिखा जाता है, और अनौपचारिक जो होता है वह मित्रों, सगे संबंधियों को लिखा जाता है। तो ये है लेटर राइटिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगला है नोटिस राइटिंग इज, तो नोटिस राइटिंग क्या है, वह क्या है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, क्या है, सूचना लेखन का उपयोग किसी, जिसे आपके विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस आती है ना, तो क्या होती है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन होता है कि जितने छात्र छात्राएं हैं, जितने कॉलेज संबंधित हैं, उनके लिए पब्लिक इन्फॉर्मेशन जारी की जाती है, जो सभी के लिए होती है। अगला है ईमेल राइटिंग इज, तो ईमेल राइटिंग क्या है, मॉडर्न कम्युनिकेशन है, आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश भेजने का और बहुत तीव्र गति से भेजने का साधन है, जिसमें डाक पत्रों की इन्होंने क्या ले ली है, जगह ले ली है। अगला प्रश्न है बिजनेस कम्युनिकेशन इज, तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, तो यह क्या है, प्रोफेशनल है, क्या है, प्रोफेशनल है, पेशेवर है, ठीक है। अगला प्रश्न है टोन इन कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन में टोन क्या है, तो टोन क्या है, लहजा है, वक्ता या लेखक के दृष्टिकोण, मनोभाव को क्या करता है, दर्शाता है, तो आपका विकल्प नंबर डी सही होगा, एटीट्यूड को दर्शाता है टोन। अगला प्रश्न है इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, तो इफेक्टिव प्रभावी संचार तभी हो सकता है जब क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उसमें जो आप बात बोलें उस सामने वाले को एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आए, क्लियरिटी रहे। अगला प्रश्न है लिसनिंग इज़, तो लिसनिंग क्या है, यानी कि सुनना क्या है, तो केवल कानों में आवाज़ पढ़ना को सुनना नहीं कहा जाता है, बल्कि यह सक्रिय प्रक्रिया है, क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है, यानी कि एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। तभी लिसनिंग सही माना जा सकता है, जब एक्टिव प्रोसेस होगा। अगला प्रश्न है इन कोडिंग मीन्स, इसको भी हमने पढ़ाया था। इन कोडिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग
आइडियाज़ इनटू वर्ड्स। संचार प्रक्रिया का वह चरण जहाँ प्रेषक अपने मन के विचारों, भावनाओं, शब्दों, प्रतीकों या संकेतों में बदलता है तो उसे संदेश के रूप में भेजा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रोनाउन रिप्लेस। तो नाउन, ठीक है, जानते ही होंगे कि सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है ताकि संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति न हो, जैसे ही, सी, इट या और भी हैं। आगे है वर्ब सोच। तो क्या दिखाता है? क्रिया। क्रिया दिखाता है आपका एक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? एक्शन, कि खेलना, पढ़ना, हंसना, लाफिंग, डूइंग, प्लेइंग। ठीक है। प्रीपोजिशन सोच। प्रीपोजिशन क्या दिखाता है? तो प्रीपोजिशन दिखाता है रिलेशन दिखाता है। क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है। ठीक है। इन, ऑन, एट, इन सबसे जोड़ता है वस्तुओं को या संबंध को। ठीक। अगला प्रश्न है 29 इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट एक्ट्स होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट एक्ट्स होता है कृत वाच्य। एक्टिव वॉइस वाक्य का कर्ता इसमें सक्रिय रूप से कार्य करता है। अगला प्रश्न है डायरेक्ट स्पीच हैज। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच में आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है। अगला है एन एप्पल ऑफ। ये वाला भी हमने पढ़ाया है मैराथन में शायद। एन एप्पल ऑफ वंस आइज, मुहावरा है ये, आंखों का तारा होना। तो वेरी डियर। ठीक है। वेरी डियर आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पैराग्राफ शुड हैव। पैराग्राफ कैसा होना चाहिए? तो एक आइडिया उसमें होना चाहिए, उसमें अनेक आइडिया नहीं होने चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। और कन्फ्यूजिंग ये सब तो गलती है सीधे सीधे। अगला प्रश्न है ऐसे राइटिंग इंक्लूड्स। निबंध लेखक में क्या क्या होना चाहिए? तो हमने 3 चीज़ें बताई थी। निबंध लेखन में क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, मेन बॉडी होनी चाहिए, हमने मेन बॉडी बताया था। और क्या होना चाहिए? कंक्लूजन होना चाहिए। तो तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो यानी विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑल। अगला प्रश्न है प्रेसिक्स राइटिंग मीन्स। तो प्रेसिक्स राइटिंग हमने बताया था कि जिसमें शार्ट समरी लिखा जाता है। कितना शार्ट समरी लिखा जाता है? तो हमने आपको बताया था प्रेसिक्स राइटिंग में 1/3 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है? 1/3 लिखा जाता है। ठीक है। 1/3 मूल गद्य का। अगला प्रश्न है स्टोरी राइटिंग इंक्लूड्स। कहानी लेखन जो होता है वह उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें प्लॉट होता है। ठीक है। कथानक होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं और एंडिंग होता है। कुछ उसमें कहानी का क्या होता है? उचित अंत होता है। तो ठीक है। तो आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑटोबायोग्राफी। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ गलती आप कर सकते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी जिसको हम आत्मकथा कहते हैं, तो लाइफ स्टोरी ऑफ वन सेल्फ। लाइफ स्टोरी ऑफ वन सेल्फ यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखी गई अपने जीवन की कहानी होती है। ठीक है। वन सेल्फ, स्वयं की। और किसी दूसरे की जब जीवनी लिखी जाती है तो उससे हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी। तब हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी। तब ऑटो हट जाता है। ठीक है। तब बायोग्राफी आ जाता है। ठीक। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। शायद ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में आया था मैराथन क्लास में, संभवतः देख लीजिएगा। अगर पढ़े होंगे तो निश्चित आया रहा होगा, आया था। ठीक है। चाहे बायोग्राफी आया रहा हो, चाहे ऑटोबायोग्राफी आया रहा हो। अगला प्रश्न है कंप्रिहेंशन मीन्स। तो कंप्रिहेंशन का अर्थ है किसी भाषा, गद्यांश या जानकारी को पूरी तरीके से समझना। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। अगला प्रश्न है ऑनेस्ट बीइंग विथ। तो ऑनेस्ट क्या है? वावल साउंड देता है। ठीक है। हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है। तो वो स्वर है, स्वर से शुरू होता है। अगला है
ही गोज़ टू स्कूल। यह सब तो सिंपल सा है, जितना भी ग्रामर आया हुआ है सिंपल है। अगर आप हाई स्कूल, इंटर, 8, 9, 10 कहीं भी कुछ भी पढ़े होंगे ध्यान से तो आसानी से कर सकेंगे। ही गोज़ टू स्कूल, गोज़ लग गया है, गो में या से आई एस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो इसमें टेंस केवल लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट लिखा होता तो प्रेजेंट इंडिफिनिट सही होता, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सी इज ईटिंग, तो इज एम आर प्लस क्रिया आई एन जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दे प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस और फार जहाँ लगता है वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का नीचे वाला, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और सिंस और पास्ट में चला जाता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और परफेक्ट में आ जाता तो सॉरी फ्यूचर में आ जाता तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें आपको क्या लगाना है, हैव बीन, क्या लगाना है, हैव बीन लगा देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, ठीक है। सिंस और फॉर का प्रयोग इसमें होता है, प्लस इसमें क्रिया क्या लगती है, सहायक क्रिया हैव बीन या हैज बीन, सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रेपोजिशन, ही वाज बॉर्न ऑन 25 अक्टूबर, ठीक है। अगला प्रश्न है द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, जो इसका करेक्ट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कौन सा टेंस है, या आई रीड अ बुक यस्टरडे, ये है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट में तो वाज वर लगाएंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो अ बुक, ठीक है, और उसके बाद एक किताब है तो वाज लग जाएगा, अ बुक वाज, रीड का सेकंड थर्ड सब वही फॉर्म होता है रीड, और बाई मी फिर यस्टरडे, ठीक है, आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस, ये वाला तो मैराथन में ही आया था सेम टू सेम लगभग, ठीक है। इसमें है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये क्या है, एक सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक क्या है, सत्य है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो सार्वभौमिक सत्य है तो उसमें टेंस नहीं बदलेगा। तो जहाँ भी लिखा हो द अर्थ मूव्स, सेम टू सेम जहाँ लिखा हो उसको आपको पहले पकड़ना था, तो इसमें कुछ लिखा नहीं है तो, और बाकी सभी ये गलत हैं, केवल पहले वाले ऑप्शन में आपका सही लिखा हुआ है, बाकी जगह पर क्या लिखा है, गलत लिखा है। तो यह आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह 1 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। और सेट 2 का टोल्ड में बदल देंगे, केवल सेट होता और लास्ट में यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेट का सेट होता है, जैसा कि हमने मैराथन में क्लास में बताया हुआ है। अगला प्रश्न है इसका आपको विलोम बताना है, तो परमानेंट का विलोम आपका टेम्परेरी हो जाएगा, अस्थाई का अस्थाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंपल सा है व्हाट इज वन वर्ड्स ऑफ वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है तो उसको क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वज्ञ, ओमिनिसियंट, आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसको सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, वन हु नोज एवरीथिंग। अगला प्रश्न है लुक आफ्टर मीन्स, तो लुक आफ्टर मीन्स फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी की देखभाल करना, तो इसमें किसी का देखभाल करना यानी कि टेक केयर, ठीक है, टेक केयर ऑफ। अगला प्रश्न है मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब है यहाँ पर, यह प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है एक अत्यधिक विद्वान, ज्ञानी या साहित्यिक व्यक्ति, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम स्कॉलर कह सकते हैं। तो आपका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन द सेंटेंस सी इज लाइक अ लायंस, तो इसका मतलब शेरनी, वह शेरनी की भांति है, यानी कि तुलना किया जा रहा है किसका, लड़की की। तो जहाँ लाइक और एस का प्रयोग किया जाता है, हमने आपको अलंकार तो पढ़ाया नहीं था, तो पढ़ाना चाहिए था, समय नहीं मिल पाया था, और
क्योंकि अन्य वीडियो भी करनी रहती है, कुछ और भी कार्य रहते हैं, तो इसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसके लिए अगर बाकी हमने पढ़ाया होता तो ये जो अलंकार से आपके प्रश्न आए हैं एक भी गलत ना होते। तो जहाँ लाइक और एज का प्रयोग होता है सीधे सीधे वहाँ पर आपको सेंटेंस अर्थ कुछ निकालने की ही ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे इसमें सिमिली हो जाता है। सिमिली मीन्स यानी कि आपका उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है इन द सेंटेंस लाइफ इज़ बिटर स्वीट। तो ये जो है आपका हो जाएगा, जो जीवन है वह मीठा और खट्टा दोनों है। तो मतलब यहाँ विलोम विरोध वाले जब शब्द आ जाते हैं तो उसको कहते हैं विरोधाभास अलंकार, यानी कि ऑक्सीमोरन। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन द सेंटेंस इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 5 days विच पार्ट हैज़ एन एरर। तो इसमें कहाँ गलती है? तो देखिए ये सब कुछ सही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जहाँ पर समय निश्चित नहीं होता है तो वहाँ पर क्या लगता है? वहाँ पर लगता है फार लगता है। क्या लगता है? फार। निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, तो ये अनिश्चित समय है। ठीक है, तो आपका ये गलत है, यानी कि सिंस वाला क्या है पार्ट गलत है, यहाँ पर फार होना चाहिए था वाक्य में। अगला प्रश्न है इन द सेंटेंस नाइदर ऑफ द टू बॉयज आर डूइंग वर्क प्रॉपरली विच पार्ट हैज़ एन एरर। इसमें क्या गलती है? तो इसमें जब भी किसी वाक्य की शुरुआत नाइदर ऑफ या नाइदर आप से शुरू होती है तो आने वाली जो क्रिया होती है वह हमेशा एक वचन में होती है। ठीक है, भले ही यहाँ पर आपको टू बॉयज़ दिख रहे हैं, जब ये रूल है ग्रामर का, अगर आइदर ऑफ नाइदर ऑफ से स्टार्ट होता है तो ये सिंगुलर में आएगा। तो यहाँ पर ये आर गलत है, तो आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से उसको समझ लीजिए, यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही होगा, यहाँ पर इज आना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द असर्टिव सेंटेंस ऑफ हु हैज़ सीन द विंड। तो इसको हमको असर्टिव में बदलना है, तो असर्टिव में बदलेंगे तो हो जाएगा नो वन हैज़ सीन द विंड। अगला देखते हैं, आपका विलोम दिखाना है तो वर्च्यू मीन्स होता है गुण, वाइस आइस मीन्स होता है अवगुण या पाप। ठीक, आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंडर द बनियान ट्री। तो आप जानते हैं कि आर के नारायण इनकी है, ये आप सिलेबस ही मात्र अगर जिन्होंने देखा होगा उसको भी ये पता होगा। द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री फोकस ऑन। तो स्टोरी है तो स्टोरी टेलिंग, वह कहानी सुनाता है कौन? नंबी ना, आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया था। वुमेन एजुकेशन इज रिटन बाय एस राधाकृष्णन, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है इन द एसे वुमेन्स एजुकेशन द राइटर प्रमोट्स। तो उसमें वह महिला शिक्षा पर क्या करता है? जो लेखक हैं वह महिला शिक्षा और उनके बौद्धिक विकास पर क्या देते हैं? बल देते हैं। अगला प्रश्न है 59 नंबर, अकॉर्डिंग टू द एसे वुमेन्स एजुकेशन एजुकेशनल लीड क्या होता है? एम्पावरमेंट। लेखक के अनुसार सही मायनों में शिक्षा महिलाओं को क्या बनाती है? आत्मनिर्भर बनाती है और समाज में उनका सशक्तिकरण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वेयर देयर इज अ विल इज क्या है? यह ड्रामा है, किसके द्वारा लिखी गई है? महेश दत्तानी के द्वारा। इसको भी हमने पढ़ाया था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको पता होगा। अगला प्रश्न है 61, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वेयर देयर इज़ अ विल। यहाँ पर होना चाहिए देयर होना चाहिए 61 में। ठीक है, तो क्या था इसमें? फैमिली कन्फ्लिक्ट। जो व्यवसायी है हसमुख मेहता, उसके परिवार की पूरी ये कहानी है ना,
तो जो पारिवारिक रिश्ता है उसके बीच आंतरिक जो तनाव और टकराहट है उसके संदर्भ में यह है। अगला प्रश्न है, हु इज प्रोटागोनिस्ट ऑफ द नावल ही हु राइड्स अ टाइगर। तो प्रोटागोनिस्ट यानी कि मुख्य पात्र, ठीक है, प्रोटागोनिस्ट यानी कि मुख्य पात्र, इसमें कौन है? तो मुख्य पात्र कौन है? कालो, जिसको हम कालीचरण के नाम से जानते हैं, कालो, ठीक है। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द थीम ऑफ ही हु राइड्स अ टाइगर। तो इसका थीम क्या है? सोशल इशू। सोशल इशू था ना, जो बंगाल में अकाल था और समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और वर्ग संघर्ष जैसे गंभीर मुद्दे थे, उसी पर यह प्रहार किया गया है। अगला प्रश्न है, लिटरेचर हेल्प्स इन। तो लिटरेचर क्या करता है? लिटरेचर पढ़ने से मनुष्य की शब्दावली, समझ और व्याकरण का विकास होता है, जिससे भाषा सीखने में सबसे अधिक मदद मिलती है। तो लैंग्वेज लर्निंग। अगला प्रश्न है, प्रोटोगोनिस्ट इन लिटरेचर इज। प्रोटोगोनिस्ट अभी ऊपर आया था, जिसको हम मुख्य पात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य पात्र कहते हैं, यानी कि हीरो कहते हैं, ठीक है, प्रोटोगोनिस्ट। अगला है एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट कौन होता है? विलेन होता है। कौन होता है? विलेन होता है। प्रोटोगोनिस्ट यानी कि हीरो और एंटागोनिस्ट यानी कि विलेन। अगला है लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स। तो लिटरेचर सोसाइटी, कल्चर और नेचर सभी को लेकर चलता है। साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है और जिससे समाज, संस्कृति, प्रकृति, इन सभी के विविध रूपों और सत्यों को अपने भीतर यह प्रतिबिंबित करता है। तो आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु इज़ नॉट अ कैरेक्टर ऑफ ही हु राइड्स अ टाइगर। तो कालीचरण है, जिसको कालो कहते हैं, या तो मेन ही है, चंद्रिका है और सेठ है, और इसमें कालिदास नहीं है, ठीक है। तो कालिदास इसमें नहीं है, इस उपन्यास में। अगला प्रश्न है, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द प्ले वेयर देयर इज विल। तो वेयर देयर इज विल में सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? हसमुख मेहता, जो कि सेठ है ना, गुजराती सेठ। अगला प्रश्न, हु कंट्रोल्स द फैमिली इवन आफ्टर हसमुख डेथ। तो हसमुख के डेथ के बाद उसका जो फैमिली को कौन कंट्रोल करता है? तो फैमिली को उसका भूत ही कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो हसमुख घोस्ट इसमें होगा, किरण झावेरी नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हु इज किरण झावेरी। तो हसमुख मिस्ट्रेस। किताब से जितना प्रश्न आए, हर एक प्रश्न के बारे में प्रश्न तो नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने अगर पढ़ा है पूरा पुस्तक के बारे में तो आपको निश्चित रूप से सब प्रश्न सही होंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपन्स टू हसमुख मेहता एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। तो शुरू में ही हसमुख मेहता को क्या पड़ जाता है? दिल का दौरा पड़ जाता है। तो वह क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला, काश मैं राजा होता, विच इज़ द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ इट। तो इसका उत्तर हो जाएगा आई विश आई अ किंग। अगला प्रश्न है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है, यानी कि आपका जो विकल्प सही हो जाएगा वह है पहला नंबर, आई हैव टू गो टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कुल आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं 75 में से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ आप बताइएगा कि ग्रामर को छोड़कर जितना हमने पढ़ाया था क्या वह हेल्पफुल आपके लिए रहा या नहीं, यह राय ज़रूर दीजिएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा।
इस विश्वविद्यालय की हर अपडेट के लिए प्रयागराज एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने साथियों अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अंतिम प्रश्न है यह, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, देयर वाज अ किंग इन वाराणसी। तो इसका जो अर्थ सही है वह क्या है? वाराणसी में एक राजा था। तो आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये पूरा प्रश्न पत्र है जो कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय के BA BSc BCom BBA BCA चतुर्थ सेमेस्टर का अनिवार्य प्रश्न पत्र है जो कि 9 जून को द्वितीय पाली में संपन्न हो चुका है।